बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। एक तो इलेक्शंस के हवाले से बात करते हैं। लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आया सदर मोहतरम को कि जो उन्होंने पूछा था कि इलेक्शन की डेट सदर ममलिकत ने देनी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने देनी है, तो लॉ मिनिस्ट्री ने तो उस हवाले से कहा है कि इख्तियार जो है वो अब तरमीम होने के बाद इलेक्शन एक्ट 2017 में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तो ये मतवक्के था कि लॉ मिनिस्ट्री ये जवाब देगी। बहरहाल उसके ऊपर बात करते हैं और राना सनाउल्लाह ने इलेक्शंस के हवाले से किया, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो हुकूमत PDM की रही है तकरीबन 16 महीने, उसके हवाले से अब जब सवाल होते हैं कि इसमें जो कुछ भी हुआ है वो बुनियादी तौर पे किसकी ज़िम्मेदारी है, तो मुख्तलिफ जमातें थी, आपको पता है 12-13 जमातों के करीब थी जिन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई थी। तो अब वो कहते हैं कि सारा मलबा किसी एक जमात पे ना डालें। वो कहते हैं कि हमारा जो हिस्सा था हुकूमत में उसके मुताबिक हम पे मलबा डाला जाए। जावेद लतीफ़ क्या कह रहे हैं ये भी सुन लें। 16 माह की कौमी हुकूमत जिसमें 11 जमातें शामिल थीं, आप हिस्सा डालें जितना उसका कसूर है कि खाए कोई, करप्शन कोई करे, भरे कोई। ये क्या तरीका है कि आप सारे लोगों का कसूर उठा के आप कहें कि मुस्लिम लीग पे डाल दिया जाए। तो जी वो कहते हैं कि सारे लोगों का कसूर मुस्लिम लीग पे कैसे डाल सकते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं हमारे पास तो 2-2.5 मिनिस्ट्रीज़ थी, उसके मुताबिक ही हम जवाब दें। तो ये अब आजकल चल रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस में जब आवाम के पास जाना है सियासतदानों ने, वो लोग जो हुकूमत में रहे हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उसकी जवाबदेही तो अवाम फिर मांगते हैं। और सर्टनली ये भी वजह हो सकती है कि इस वजह से इतने पैशनेट नहीं है PMLN वाले इंतखाबात वक्त पर हों। जब इन्होंने कहा ना जी कि कोई सहीफ़ा तो नहीं है कि जी 90 दिन के अंदर ही होने, तो फरवरी में लेंगे, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो आइन में दी गई मुद्दत है 90 दिन की, वो नहीं चाहती है कि उस मुद्दत के अंदर हों। और वो ख़ुद कहते हैं कि फरवरी में हो तो उसमें कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं है। तो इलेक्शंस होंगे कब पाकिस्तान में, और अगर लेट होंगे तो कौन ज़िम्मेदार होगा, और कौन नहीं चाहता कि इलेक्शंस हों, और अगर हो जाते हैं तो क्या पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे। इन सारे इशूज़ पर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का तारुफ़ कराता हूँ। आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हसन अयूब साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एजाज़ सैयद हमारे साथ होंगे, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आबिद ज़ुबैरी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, कानूनी पोजीशन हम आपसे पूछें, पहले थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें मैं सियासी तज्ज़िया ले लूँ हसन अयूब साहब से। हसन साहब, आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? अब लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से जो चला गया जवाब सदर ममलिकत को, उन्होंने तो कह दिया जी कि इलेक्शन कमीशन ने ही डेट देनी है। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि जी 4 महीने तकरीबन लग जाएंगे नई मरदमशुमारी में। PMLN खुद कह रही है फरवरी तक होंगे, यानी कि PMLN भी ये चाहती है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना हो क्योंकि उन्हें सूट करता है। देखिए सूट करता है या नहीं करता, लेकिन जब कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर तमाम सियासी जमातें जब वहाँ पर गई थी और चारों वज़रा आला, 2 इलेक्टेड और 2 जो है केयर टेकर, उन्होंने सब ने मुतफ़िका तौर पर जब उसको मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया, तो बैरिस्टर साहब आप खुद जानते हैं, खुद जो है वो आइन और कानून को जानते हैं कि आर्टिकल 51 के तहत जब डिलिमिटेशन ट्रिगर हो चुकी है तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और उसके बाद जो इंतखाबात होने हैं वो डिलिमिटेशन के बाद होने हैं। इसके साथ साथ आज पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर जमातें कहती हैं जी कि 90 दिन में इंतखाबात कराएं। हमने ये तो नहीं कहा था कि आप 90 दिन से एक्सीड करेंगे, लेकिन उनको बखूबी इल्म था कि जब एक दफ़ा ट्रिगर हो जाए आर्टिकल 51 तो फिर उसके बाद जो है वो डिलिमिटेशन ही होनी है और उसके बाद ही इंतखाबात होने हैं। तो ये अब वो सियासी बयानियाँ बना रहे हैं और जैसे आपने बड़ा अच्छे तरीके से अपने इंट्रो में बात बयान की कि अब जो है वो तमाम की तमाम सियासी जमातें वो कहती हैं जी हमारे पर उतना ही बोझ डालें जितना हमारा हिस्सा था। लेकिन सवाल ये है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं, कैबिनेट में होते हैं, तो कैबिनेट की कलेक्टिव जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आपका कोई इख्तलाफ था और आप इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं थे तो फिर आप छोड़ सकते थे। अगर करप्शन, जावेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं जी कि करप्शन किसी और ने की और जिम्मेदारी हमारे ऊपर आए, तो जनाब आपके ही वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, तो उन्होंने उनको वज़रा क्यों रखा अपनी काबीना के अंदर? तो ये चंद बातें हैं जो कि कड़वा सच है, जो किसी को शायद पसंद नहीं आएगा, किसी भी सियासी जमात को, लेकिन ये हकीकत है। इसके अलावा जो आज लॉ मिनिस्ट्री ने कह दिया कि जी आप इंतखाबात की जो तारीख है वो प्रेसिडेंट ने नहीं देनी, उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंट साहब जो आपका मौक़िफ़ है अगर उस पर हम जाएं तो फिर इस वक्त मुल्क में यानी 5 असम्बलियों की 5 अलग अलग तारीखें होंगी, फिर एक दिन में इंतखाब नहीं हो पाएगा।
उन्होंने यही प्रेसिडेंट साहब को बताया कि आर्टिकल 48 का जो सब क्लॉज 5 है, उसके तहत आपका रोल तभी बनता है जब कोई भी शख्स जो है वो जो रुकने असम्बली हो और वो लीडर ऑफ द हाउस का जो है वो क्या उसे कहते हैं मुंतखब ना हो सके। तो ऐसी सूरत हाल तो अभी है नहीं। तो मौजूदा हालात के तनाजुर में जो लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया है, उन्होंने कहा है कि इस मौजूदा सूरत हाल में जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 है, इसके तहत इलेक्शन कमीशन की ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तारीख कौन सी होगी। अब प्रेसिडेंट साहब ने भी जाते जाते जो है ना, उनको 9 सितंबर का उनका टाइम जा रहा है, अब उनके जो है वो मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो अब वो चाहते हैं कि जी मैं उससे पहले कुछ करूं, क्योंकि जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि प्रेसिडेंट साहब का जो ऐवान सदर है उसमें दिल नहीं लगेगा और फिर वो जो खुद ही जो है यहाँ से अलहदगी इख्तियार करेंगे, गो कि ही कैन कंटिन्यू टिल दी अपॉइंटमेंट और टिल द इलेक्शन ऑफ नेक्स्ट प्रेसिडेंट। लेकिन उन्होंने रहना नहीं है, वो इस्तीफा देने का उनके अज़ाइम है। लिहाजा उन्होंने भी कहा कि खुल के सियासत करूँ और खुल कर ही जो ऐवान सदर का जो ओहदा है, जो सदर मुमलिकत का ओहदा है, उसको भी बेतौकीर कर दूँ, चाहे मेरी जो है जो मर्जी हो, मेरी वफादारी अपनी जमात के साथ साफ दिखाई देनी चाहिए। तो ये तो अलमिया है हमारे सियासतदानों का, और कोई भी जो है वो सीधी बात नहीं कर रहा। हर बंदा जो है अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे जो है अपने सामने रखते हुए जो है वो अपने जो है वो एक्शंस जो है उनके आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी हसन अयूब की। ये जो डिबेट हो रही है कि आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत ये प्रेसिडेंट का इख्तियार है इंतखाबात की तारीख देना, या फिर सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हमें तो वैसे ये बात समझ आती है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, एंड इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है। यहाँ पे एक वकील की हैसियत से आपको क्या लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन बज़ाहिर है आर्टिकल 48 और सेक्शन 57 में, और अगर है तो फिर किसने तारीख देनी है आपके ख्याल में इंतखाबात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया एहतशाम। इससे पहले मैं कुछ अर्ज़ करूँ आपकी इजाज़त से। आपने भी राना सनाउल्लाह साहब की बात सुनवाई। उन्होंने कहा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई सहीफ़े नहीं है। मैं आपकी तवस्सुत से उनसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन और कुरान मजीद से इतना कंपेयर करें कि अल्लाह मियाँ ख़ुद कुरान शरीफ में क्या फरमाते हैं कि अगर मैंने इस कुरान को एक पहाड़ पे उतारा होता तो इसकी अजमत से वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। ये सूरह हशर की आयत है। तो खुदा रा प्लीज़ हमारे कुरान शरीफ कुरान मजीद को इस आइन से ना वो करा जाए। हाँ, कानून के हिसाब से आइन यहाँ सुप्रीम है, लेकिन और उसकी मैं आपको उसकी वजह बताऊं। उसकी इशू ये है उसके अंदर कि ये अभी इन्होंने हसन अयूब साहब ने बड़ी अच्छी बात की। मैं इनसे थोड़ा सा इनको एक मैं बता रहा हूँ, आप फिर भी पढ़ लीजिएगा। यू आर बैरिस्टर योरसेल्फ। हसन अयूब साहब भी बहुत तज्जियाकार हैं और पढ़ते रहते हैं। आर्टिकल 51 में डीलिमिटेशन का कोई जिक्र नहीं है, आप देख लीजिए। आर्टिकल 51 कहता है 3 में कि ये आपकी सीटें होंगी। आर्टिकल 51 सब क्लॉज 5 कहता है कि जी जब आपकी सेंसस हो जाए, वो नोटिफाई हो जाए, उसके अंदर री एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात कर रहा है, डीलिमिटेशन नहीं। डीलिमिटेशन सिर्फ सेक्शन 17(2) में प्रोवाइडेड है अंडर द इलेक्शन एक्ट। और सर, यू आर योरसेल्फ अ लॉयर, आप कभी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई इख्तिलाफ है तो आप खुद जानते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। और आर्टिकल 224 कहता है 90 दिन है, और 90 दिन फिक्स्ड है। वो कहता है कि 90 दिन में। अब तारीख किसने देनी है? हसन अयूब साहब सही कह रहे थे कि देखिए अलग अलग सिचुएशन, 2 केयर टेकर गवर्नमेंट्स इलीगली चल रही हैं इन वायलेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल और आइन के लिए। एक में तहलील हुई थी असेंबली, जिसके अंदर तारीख देनी थी 48 घंटे में हुई थी, तो उसमें आ गया कि जी उस जमाने में सेक्शन 57 में सदर ने तारीख देनी थी इन कंसल्टेशन विद दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की जो समरी थी उनके गवर्नर ने साइन कर दी थी सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये जजमेंट्स आई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसने कहा कि जब सदर ने वहां खैबर पख्तूनख्वा की तारीख दी तो इलीगल दी, उसमें अंडर आर्टिकल 105 गवर्नर को देनी थी। तो वही सिचुएशन वहां है। अच्छा, यहां तहलील जो हुई है असेंबली, अब नेशनल असेंबली की बात कर लेते हैं पहले। नेशनल असेंबली की देखिए समरी गई ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और सदर से कहा कि जी आप तहलील कर दें। सदर 2 चीजें कर सकते थे अंदर आर्टिकल 58(1), 58(2) की बात नहीं कर रहा, वो तो नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, उस पर तो इलेक्शन कमीशन खत लिख रहा था। सही। 58(1) में दो चीजें हैं, 2 चीजें हैं एहतशाम। फर्स्ट है कि प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कहने पे वो डिसॉल्व करेंगे। अगर वो नहीं करते तो 48 घंटे में वो असेंबली खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये आपकी एडवाइस आ गई। एडवाइस जाती है आर्टिकल 48(1) के तहत, और वो प्रेसिडेंट बाउंड है अपने फंक्शंस में ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
लेकिन आप 48.5 पे आइए। 48.5 करता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 1 अबव the president shall give the date when he dissolve not later than 90 days when he dissolves the assembly, और दूसरी चीज he will appoint a caretaker cabinet। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिन में आपका इलेक्शन कराना है, केयर टेकर का जिम्मेदार है। यही जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है, जहां गवर्नर के उसमें डेट। अच्छा, अब यहां तो अब देखें, जहां गवर्नर ने साइन कर दी, उनकी बात हो सकती है कि सेक्शन 57 में वो देंगे तारीख गवर्नर साहब उसमें, लेकिन क्योंकि सेक्शन 57 में वो कहता है इलेक्शन कमीशन, ये उस वक्त ट्रिगर कब होता है सेक्शन 57? वो उस वक्त ट्रिगर होगा जब प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं करते असेंबली। हाँ, अगर 48 घंटे में हो जाती फिर लेकिन आप देखिए एहतशाम के वो भी शुरू होता है सेक्शन 50 एज अमेंडेड, इन्होंने अमेंड कर दिया उसको कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन the election commission shall give date or dates of the। सारा झगड़ा ये था उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई रिगार्डिंग द पंजाब असेंबली 14 मई की बात, और फिर सारे वो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की आइन की बात नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया। चले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तो था, छोड़ दे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो आपको पसंद नहीं आया, उनके जजेस सही नहीं थे, ये वो कासिम सूरी वाले जजेस उस वक्त सही थे, बाद में नहीं थे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन का तो फैसला था कि इलेक्शन 90 डेज में कराओ। वो तो एक आप उनको तो मानते हैं, वो आप उसके तो पाबंद थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने उस वक्त भी आइन तोड़ा ही नहीं। सदर को इसमें डेट देनी है, अब सदर साहब तो रिजाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए, मुझे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एहतशाम, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप हमारे बैरिस्टर भी हैं लाइक मी। आप जो देखें ना, हर प्रोग्राम में सदर की बेइज्जती की जाती है, सदर के बारे में बात। मैं तो ही बता रहा हूं, आज 3 प्रोग्राम्स में था, मैं आपको सिर्फ मेरे दिल में ही बात है, मैं करना चाह रहा हूं, किसी की दिल आजारी मेरा मकसद नहीं है। सदर की बुराई होती है, अटैक होता है कि जी वो उस वक्त गवर्नमेंट में थे, ये वो सारा, वो भी नहीं होते डिफेंड करने, उनकी तरफ से कोई नहीं होता। जजों की बुराई की जाती है। अब आज एक जज साहब की एक प्रोग्राम में बुराई की गई, वो तो टीवी पे नहीं आके अपनी डिफेंड कर सकते, उनके बारे में मादर पिदर आजाद आप बुराइयां करी जाती हैं। तो देखिए, अगर आप प्रोग्राम जब करें तो प्लीज उनके भी, उन लोगों की या उनके जो लोग हैं उनको जरूर बुलाएं, क्योंकि मुझे मालूम है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस मुल्क में है रिस्ट्रिक्शन, आइन और कानून की जो हाल है इस मुल्क में आप भी जानते हैं। आइन टूट चुका है आपके यहाँ एहतशाम, जब आपने वो सब बात नहीं मारी, अभी भी टूटेगा। पास वो सही करते हैं, हसन अयूब साहब सही बात कर रहे हैं, ये नून लीग वाले सही बात कर रहे हैं, वही होगा जो वो कह रहे हैं। लेकिन हम एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हमारी पूरी एसोसिएशन जो हमारी है, हमारे वकला हैं, हम इस बात पे मुत्तफिक है। मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी माशाल्लाह वो खुद पार्टीज हैं इसके अंदर, इस केस में इलेक्शन का हम लेके गए हुए इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। वो कहते हैं कि जी इलेक्शन 90 दिन में होता है। वो जो उन्होंने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, सदर ने जब कहा कि मैं क्या लिख, आप आके मिलने मुझसे, अमेरिकन एम्बेसडर से तो मिल रहे थे वो, लेकिन उनसे उन्होंने कहा कि जी स्कैंट कॉन्सिक्वेंसेज हो गया, मैं नहीं मिलूंगा। उसमें 224 का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। और सदर साहब को भी देखिए, उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को लिख दिया, केयर टेकर लॉ मिनिस्ट्री का, वो क्या इलेक्शन कमीशन से सारी बात करें। मुझे आपको नहीं नजर आ रहा दीवार पे क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, आइन और कानून कहां है? लेकिन हम आइन और कानून के साथ इंशाअल्लाह ने मौका दिया, हम लोग खड़े रहेंगे आइन और कानून। कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि जी वो क्या होगा नहीं होगा, हमें अपनी बात करनी चाहिए आइन और कानून के साथ, ताकि जब तारीख लिखी जाए उसके अंदर ये हो कि कोई लोग थे इस मुल्क में, रियासत पाकिस्तान में, जो आइन और कानून के साथ खड़े थे, वो बात कर रहे थे। तारीख इसका फैसला करेगी सर। बिल्कुल सही है ज़ुबैरी साहब। हसन अयूब साहब ये जो बात कर रहे हैं, ज़ुबैरी साहब आपने सुन ली, हालात बड़े अजीबोगरीब है ना सियासी। बिल्कुल करें, लेकिन मेरा सवाल ले लें साथ, मेरा सवाल ले लीजिए, उसके बाद आप ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। एक तो ये कि हालात क्योंकि अजीबोगरीब, अभी मैं स्टेटमेंट देख रहा था निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का, कि सेनेट की कायमा कमेटी जो है उसके अंदर उनका इस स्टेटमेंट अभी मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि मैं तो सोचती हूँ मैंने ये ओहदा क्यों कबूल किया, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं ख़जाना के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 9 सितंबर को प्रेसिडेंट की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो वो रिज़ाइन करेंगे। ये बात आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि वो ज़रूरी, बिकॉज टेक्निकली ही कैन कंटिन्यू जब तक के नए सदर जो हैं वो ऑफिस में नहीं आते हैं, तो ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि 9 सितंबर के बाद सदर ममलिकत रिजाइन करेंगे? और फिर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो जरूर करें। सर ये तो वैसे तो मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है, और उसके अलावा भी अगर आपको बताना चाहूँ तो कुछ जो प्रेसिडेंट साहब का अपना ट्वीट था और अपने जो अमले के हवाले से उन्होंने अपने जो गिले शिकवे का इजहार किया है,
अगर प्रेसिडेंट साहब ने सच बोला है तो फिर प्रेसिडेंट साहब को वाकई उस ओहदे पर जो है नहीं रहना चाहिए, और जो मेरी मालूमात है वो दुरुस्त हैं। और अगर प्रेसिडेंट साहब ने झूठ बोला है कि वाकई अमला उनको बे कर रहा था और उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है, तब भी प्रेसिडेंट साहब जो है उस ओहदे पर रहने के जो है वो काबिल नहीं रहे। तो दोनों सूरतों में प्रेसिडेंट साहब को जो है इस ओहदे को छोड़ देना चाहिए, अगर आप उस हवाले से देखें। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं बात अभी आपसे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अपना सोच नहीं, अपना सोच जो है वो आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मेरा रोज जी उन्होंने खुद ही किसी से ये बात की है, वहां से मेरे तक पहुंची है, उसी तरीके से है जैसे मैं आपको कह रहा था कि जो है वो इंतखाबात लेट होंगे। मैंने ट्वीट कर दिया था और मैंने उसको पिन कर दिया था कि ये इंतखाबात नेक्स्ट ईयर होंगे। तो वो प्रेसिडेंट उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो क्या नाम है, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहीं बात की थी और वहां से बात जो है वो ट्रेवल कर जाती है, बात नहीं रुकती। ये छोटा सा शहर है और ये जो आप देखते हैं ना कि यहाँ पर जो इक़्तिदार की राहदारी हैं, यहाँ पर बात जो है वो इवन के जजेस की भी, जो जजेस कॉलोनी की भी बात नहीं चुपती है, हमारे तक पहुंच जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है, खबरें जो है वो मेरी खबरें आपके पास आएंगी और आपकी खबरें मेरे तक आ जाएंगी। छोटा सा शहर है ये। रहा सवाल जी आबिद ज़ुबैरी साहब की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए हर पाकिस्तानी को, हर शहरी को। आइन और कानून की बात करनी चाहिए, लेकिन आपने ये भी देखें कि 9 मई के वाक़यात भी हुए हैं इस मुल्क में, और एक मुनज़्ज़म तरीके से रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। एक मुनज़्ज़म तरीके से आपके रियासती इदारा जो दिफा के इदारे थे, उनके अंदर जो है उनके ऊपर हमला आवर हुए हैं। फिर वहाँ पर आपके दिफाई इदारों के अंदर जो है म्यूटनी की एक साजिश की गई एक मुनज़्ज़म तरीके से। ये मैं नहीं कह रहा, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ के KPK के प्रेसिडेंट जो है वो परवेज़ खटक साहब ने ये फरमाया। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने मुख्तलिफ टीम तश्कील दी थी। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये परवेज़ खटक साहब के अल्फाज हैं। तो बैरिस्टर साहब देखें, बातें अगर मैं इधर से उधर लेके जाना चाहूँ तो बहुत सी बातें और भी हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपका जो मेन पॉइंट है, देखिए मैं खुद शहरी हूँ, मैंने चलो 40 साल मेरी उम्र होगी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों ने भी इस मुल्क में रहना है, हमारे में से किसी के भी जो है ना ऐसी फॉरेन नेशनलिटी नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा कि ये मुल्क जो है ये आइन और कानून के मुताबिक चले, और मेरी दुआ है कि मुझे हक और सच के साथ खड़े होने की अल्लाह ताला तौफीक दे। तो ये इन्होंने कहा ना कि नून लीग वाले जो कह रहे हैं वही सच है, हसन यूब साहब कह रहे हैं वही सच है, तो मैं तो अपनी इंफॉर्मेशन बेस जो मेरे पास इतलात पहुंचती है वो बात बयान कर देता हूँ। ना मैं क्रिएटर हूँ, ना मैं कोई चीज़ प्लान करता हूँ और ना चीज़, लेकिन हाँ मैं इतना ये काम मेरा ज़रूर है बीइंग अ जर्नलिस्ट कि जो होने वाला होता है, जो हो रहा होता है, जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही होती है, मैं उसको आवाम को जो है उससे मुतला कर देता हूँ। कई दफ़ा मैं पेशगी इतला कर देता हूँ, कई दफ़ा कोई चीज़ जो है ना कुछ ज़्यादा टाइम पहले बता देता हूँ, कोई बातें ऐसी हैं जो 2-4 दिन पहले बता दूंगा। और अभी मैं यही जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब के जो है अब खुद ये आबिद ज़ुबैरी साहब प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, खुद चेयरमैन PTI कहते हैं मेरे ऊपर 180 मुकदमात हैं। 180 मुकदमात बैरिस्टर साहब आपको भी मालूम है, जिस बंदे पर मुकदमात हों, जब आप बेल लेने जाते हैं किसी जज के पास तो जज कहता नहीं चलो यार ये केस तो है, इसका वैसे इस आदमी का चाल चलन कैसा है, कोई और केस मुकदमा तो नहीं है, किसी और केस में मतलूब तो नहीं है, ये बात होती है नहीं होती। जब ये बात करते हैं तो फिर ऐसे बंदे को जमानत क्यों दे अदालत, लेकिन फिर भी उनकी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड होगी, शॉर्ट सेंटेंस थी। हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज मैंने नहीं किया आमिर फारूक साहब के ऊपर, आमिर फारूक साहब को गालियां मैंने नहीं दी। अच्छा अगली बात करें, हुमायूं दिलावर साहब को गालियां मैंने नहीं दी। और उसके अलावा जो अब नए जज आए हैं जो कि अभी जो क्या उसे कहते हैं साइफर वाले मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, उनके ऊपर एतराज मैंने आयद नहीं किया। तो ये जो लोग कर रहे हैं वो तो उनकी अदाओं को भी देखें। देखिए हम सबको अपनी इस्लाह की जरूरत है। 4 खामियां अगर मेरे अंदर है तो 100 खामियां दूसरे बंदे के अंदर भी हैं, लेकिन मुझे अपनी 4 खामियों को देखना चाहिए, दूसरे की 100 खामियां बाद में, पहले अपनी इस्लाह करूं फिर दूसरे पर बात करूं। प्लीज ये मैंने रिस्पॉन्ड। ज़ुबैरी साहब ये जो बात हो रही है कि चेयरमैन PTI को रिलीफ मिल गया 24 दिन के अंदर और वो उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल हो गई है, मैं देख रहा था बहुत सारे PDI मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा है वो इस हवाले से बात कर रहे थे, फिर लाडला भी कह रहे थे, फिर शहबाज शरीफ का ट्वीट भी मैंने देखा जिसके अंदर उन्होंने एक तरह से तो डायरेक्टली चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस के हवाले से उन्होंने बात की। फिर ये भी तासुर था उनके ट्वीट में कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट से रिमार्क्स आए थे उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कोई फ़ैसला सुना दिया है। तो ये जितनी भी बातें मिसाल के तौर पे ये क्या इंडिकेट करती हैं, मतलब कि किसी भी फैसले में जब कोई डिसीजन ऐसा आता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी खास जमात को सूट नहीं करता, तो ये रिवायत मैं शायद पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ कि इतना ओपनली ब्लेटेंट किस्म का क्रिटिसिज्म होता है सिटिंग जजेस के ऊपर कि वे हैरान कौन है। जी बिल्कुल, ये बड़ा हैरान कौन है, लेकिन अफसोस है कि उन जजों ने खुद भी इस पॉइंट को नहीं लिया। नेचुरली
क्या करें, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से उनकी तजलील की गई, मैं तो खुद एक शाहिद हूं इस चीज़ का कि जिस तरह वो धरना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हसन अयूब साहब को मालूम है, ये वहाँ मौजूद थे, किस तरह से उन पर गालियाँ दी गई, उनकी तस्वीरें लगा के जलसों के अंदर उन पर तनकीद हुई। अब अच्छा आप देखिए, अब ये आप बात कर रहे थे कि जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस, हमारे मौजूद चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चली कि उनकी बुराई की गई, बहुत गलत हुआ। उसके लिए एक JIT, आपने पता, कल मैंने सुना कि एक JIT फॉर्म कर दी गई है ताकि उसको मालूम किया जाए। तो क्या JIT कल जो हमारे साबिक वजीर आजम हैं, उन्होंने जो एक ट्वीट की उस पर भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तहकीक करेगी? कि उन्होंने उसमें लिखा कि जो गुड टू सी यू और दूसरा कोई जुमला था, हैज नाउ ट्रेवल्ड टू दी हाई कोर्ट जी, ये कहा ना आप लोगों ने टीवी पे दिखाया जी। तो आई होप JIT जब इन्वेस्टिगेशन करेगी और हमारे इस मौजूद जज चीफ जस्टिस साहब की जो तनकीद हुई या उन पे इस तरह की गलत बात हुई जो नहीं होनी चाहिए, हम सब उसको कंडेम करते हैं। एज मेंबर ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल हमने कल, हमारी प्रेस रिलीज देख लीजिए, हमने उसको कंडेम किया है कि जो जस्टिस चीफ जस्टिस साहब के साथ इस तरह हुआ। तो लेकिन देखिए, पॉइंट इज दैट कि फिर इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है तो फिर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी बात हुई 9 मई की, बहुत ही गलत हुआ, हम सब ने उसे कंडेम किया, और जो उसमें मुलविस लोग हैं उनको कानून के हिसाब से उसकी सजा मिलनी चाहिए जो उसमें। लेकिन सर, आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूं, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपको बेल जो मिलती है ना कोर्ट से, वो आपका ट्रायल नहीं होता, बेल मिलती है आप मेरिट्स पे तो जा नहीं सकते केस में सर, आपको बेल मिलती है कि फर्दर इंक्वायरी का केस है या नहीं है, मुख्तलिफ उसमें कंडीशंस होती है, प्री अरेस्ट बेल, पोस्ट, आप अच्छी तरह इस चीज से वाकिफ है। क्यों? हाँ, कि कोई आपके मुखालिफ को मिल गई तो वो जज भी खराब है, वो जज भी बुरा है। तो ये इस तरह सी बातें होंगी तो फिर यही होगा, कल आपका मेरे केस में फैसला होगा, मैं कहूँगा जब जज खराब है, आप कहेंगे जज बहुत अच्छा है, मेरे हक में फैसला हो गया। तो ये नहीं हो सकता। पॉइंट इज दैट, आप फैसला नहीं पसंद आए, आप उसकी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप उसके पाबंद हैं मानने के। यही हमारा आईन है, यही कॉन्स्टिट्यूशन है, यही महज़्ज़ब माशरे की रिक्वायरमेंट है जो यहां नहीं हो रही। अब आप देखिए हमारी हाल क्या है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक ADJ साहब, सुने, ADJ साहब, उनका फैसला बैठे हसन अयूब साहब बताएंगे, ये ज्यादा इस चीजों को जानते हैं मुझसे, इनकी बड़ी गहरी नजर है इन चीजों पे। आप बताइए, वो ADJ, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का फैसला साइन होने से पहले, निकलने से पहले वो एग्जीक्यूट भी हो जाता है। वो बंदा जो लाहौर में बैठा हुआ है वो अरेस्ट भी हो जाता है। एक वहां के इस्लामाबाद ना उसकी चीजें मिली हैं, ना वो अरेस्ट वारंट इशू होते हैं कोर्ट से। ये मैं बता रहा हूं, ये तो फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है, आपने करा, ठीक है, वो अरेस्ट हो गया उनका। या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि इलेक्शन कराओ, लेकिन इलेक्शन नहीं होते, तो कौन सी बड़ी अदालत है इस मुल्क में, आप देखें। और फिर अब अफसोस इसका है कि सुप्रीम कोर्ट को इसका लेना चाहिए था कि अगर उनके फैसले नहीं मानते। तो इससे साबित हुआ कि हमारे मुल्क में एक और इशू है कि जी कौन से फैसले इंप्लीमेंट कराए जाएंगे, कौन से नहीं होंगे। देखिए, मेरे और आपके पास, ये कोर्ट के पास कोई फोर्स तो नहीं होती, ये मेरी और आपकी एक महज़्ज़ब माशरे में एक इज्जत होती है अदलिया की कि जी आप उसकी फैसलों को मानते हैं। आपको पता है अमेरिका में, आप जानते हैं, वो अमेरिकन जज था, वो जब उन्होंने कहा रूजवेल्ट ने कि अच्छा फैसला तो दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, अब इंप्लीमेंट कराओ। ये आपको याद है 1930s में जो न्यू डील और ये सारी इश्यूज चले थे, उन चीफ जस्टिस को ये कहा उन्होंने, जो अमेरिकन के FDR थे, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट साहब, अमेरिकन सदर, जो सबसे दुनिया का कहते हैं कि ताकतवर आदमी होता है, तो उसने क्या कहा चीफ जस्टिस ने वहां के, उन्होंने कहा अवाम इसको इंप्लीमेंट करा देगी। ये होती है महज़्ज़ब माशरे की चीजें कि जहां आपके जो फैसले होते हैं वो आप कबूल करते हैं। हाँ, आपको नहीं कबूल करना, फरवरी में क्या इलेक्शन, फरवरी से आप आगे चले जाइए। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन होना चाहिए, और डीलिमिटेशन को ग्राउंड पर आके डिले नहीं हो सकता इलेक्शन। लेकिन जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेना है। एजाज सैयद ने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवालनामा। एजाज सैयद भी हमारे साथ हैं। एजाज, ये इससे पहले कि इलेक्शंस पे आएँ, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन उस हवाले से आपका तज्जिया लें। ये बताइएगा कि आपके ज़राए भी ये कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब 9 सितंबर के बाद रिज़ाइन करेंगे या नहीं करेंगे? शाम आइनी तौर पर तो आरिफ अलवी साहब के पास इस बात का क्वेश्चन मौजूद है कि आइन वाज़ेह तौर पर कहता है कि वो रिज़ाइन नहीं कर सकते जब तक नया सदर, वो रिज़ाइन कर सकते हैं लेकिन वो अपने ओहदे पर कायम रहेंगे जब तक कि नया सदर आ नहीं जाता। अब दूसरी बात यह है कि क्या आरिफ अलवी के ऊपर ये दबाव है
कि वो रिज़ाइन करें या ना करें, तो बिल्कुल उनके ऊपर दबाव है कि वो रिज़ाइन करें। लेकिन मेरी इत्तलात ये हैं, मालूमात की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि आरिफ अलवी अभी तक अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ना सोच रहे हैं और ना ऐसी कोई बात है। उन्हें ज़रूर कहा गया है, मुख्तलिफ जगहों से उन्हें कन्वे किया गया है, लेकिन वो अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का अभी तक सोच भी नहीं रहे। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि इंतखाबात के हवाले से पीपीपी, एएनपी एकदम ये फ्रंट सीट पर आए हैं और अब ये कहते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। गो के कुछ देर पहले जब पंजाब और केपीके में पीटीआई ये डिमांड करी थी असम्बलियाँ तहलील होने के बाद कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 14 मई को इंतखाबात पंजाब में, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एएनपी का आपको नज़र आया कि क्या किरदार था। लेकिन अभी all of a sudden they seem to be the champions of democracy and constitution कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए क्योंकि आइन में दर्ज है। इसकी क्या वजह समझ आती है आपको सियासी तौर पे? अब वो एहशाम हबीब जालिब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा था ज़ियाउल हक साहब के दौर में गालिबन, कि उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जमहूरियत बहाल करो, यानी हमारा भी कुछ ख्याल करो। अब मामला ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने और JUIF ने मिल के ये सारे काम किए हैं। जब ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। वहाँ से निकल के आके 15 दिन गुजर गए। सारी जो गवर्नमेंट थी, जो पुरानी गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की, उनके तर्जमानों ने ऐलान किया कि इलेक्शन डिले हो गए हैं। सारी दुनिया ने ऐलान किया, उनको कुछ पता नहीं लगा। लेकिन हुआ ये एट द सेम टाइम कि इनके कुछ लोग उठाए जाने लग पड़े। इनके 61 के करीब लोग जो हैं, वो उनका नाम स्टॉप लिस्ट पर आ गया। और कराची के अंदर और सिंध के अंदर बिलखसूस पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है, उसका एक टर्म चलाई जा रही है। सही या गलत ये मुझे नहीं पता, ये तो ज़ाहिर तहकीकात होंगी तो पता लगेगा कि जी सिस्टम है एक, और वो सिस्टम जो है मनी मेकिंग का सिस्टम है, जिसके पैसे पीपल्स पार्टी के बाज़ लोग बना रहे हैं। तो अब जब उन लोगों पर हाथ डलने लग पड़ा, तो पीपल्स पार्टी को जमहूरियत याद आ गई। जब ये जमहूरियत का कत्ल कर रहे थे, और जब ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे, तो तब इन्हें याद नहीं आई जब कराची का जो मेयर बने मुर्तज़ा वहाब साहब, वो किस तरह बने थे कि जब 25 यूनियन काउंसिलों के जो चेयरमैन हैं, वो चले गए थे, वो गायब हो गए थे पुरस्कार तौर पर। उस वक्त तो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन उस वक्त वो उनको सूट करती थी। मुस्लिम लीग नून को भी सूट करती थी, पीपल्स पार्टी को भी सूट करती थी। अब पीपल्स पार्टी को वो चीजें सूट नहीं कर रही। अब इन्हें जमहूरियत बिल्कुल याद आ गई है। अलमिया ये है कि जमहूरियत का नाम उसी वक्त लेते हैं ये लोग, तमाम सियासी जमातें, और उसमें किसी की तखसीस कोई नहीं बची। जब इनके पांव जलने लगते हैं, उस वक्त ये जमहूरियत का नाम। आपने ये जो कहा कि अब इन्हें जमहूरियत याद आ रही है, तो अब अगर इन्हें जमहूरियत याद आ ही रही है, तो क्या ये ज़रूरी है कि इन्हें याद आने पर जमहूरियत उसी तरह इनके सामने आ जाए जैसे कि ये याद कर रहे हैं, जैसे कि ये चाहते हैं? देखिए, एक है आईनी डिमांड। आईनी डिमांड के ऊपर कोई भी करे तो ये सवाल नहीं करना चाहिए कि अभी क्यों कर रहे हो, लेकिन उन्हें उनका चेहरा और उनका आईना जरूर दिखाया जाना चाहिए। उनके बारे में केसेस माजी में भी हमारी सियासी जमातों के, मैं तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अभी प्रैक्टिकलिटीज को मद्देनजर रखते हुए सवाल पूछ रहा हूँ। आईनी डिमांड तो एवरीबडी इज क्लियर कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन जो अब मारूजी हालात हैं उसमें होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी अब ये चाहती भी है कि हों, अच्छा नहीं, जो इंतखाबात हैं वो 90 दिन के अंदर होते हुए नजर नहीं आ रहे, और पीपल्स पार्टी को भी इस बात का पता है कि जो लिप सर्विस है वो कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन उनको भी पता है कि ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो पाएंगे। डीलिमिटेशंस का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। फिर उनके ऊपर एतराजात लगेंगे और बाकी सारी, और फिर अगर ये पुरानी डीलिमिटेशन के ऊपर कर लेते हैं तो फिर जो सेंसस ठीक हो गया। एजाज, अगर डीलिमिटेशन को 1 मिनट के लिए हम साइड पे कर दें, चलो डीलिमिटेशन वो कहते हैं 4 महीने चाहिए, मिड दिसंबर की एक डेट दी हुई है। उसके बाद अभी राना सनाउल्लाह का मैं शॉट दिखा रहा था जिसमें वो फरवरी की बात करते हैं, बहुत सारे लोग फरवरी की। ये गारंटी है कि फरवरी में फिर हो जाएंगे? अभी तक कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको बताऊं, इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है और इतनी दिगरगुन सूरत हाल है कि अगर खुदा न खास्ता ये बिजली के बिलों से जो तूफान उठ रहा है, उठता हुआ नजर आ रहा है, इसने कोई और शक्ल इख्तियार कर ली, कोई और लैंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई, तो मुझे ये बताएं कि क्या जो मुक्तदर हल्के हैं
वो इलेक्शन करवाएंगे या वो इलेक्शन के हक में आएंगे? और अगर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अनवार काकड़ साहब जिसके सरबराह हैं, अगर इन्होंने परफॉर्म कर दिया तो क्या तब भी इलेक्शन करवाए जाएंगे? तब तो फिर ये दलील दी जाएगी कि हम ये सिस्टम चला सकते हैं तो यही चलेगा, और अगर ये नहीं चला तो फिर इलेक्शन क्यों होंगे? वो तो कहेंगे कि जी अब तो इमरजेंसी लगाएंगे, हालात को कंट्रोल करेंगे। तो अभी ये जिन सियासी जमातों ने ये सारे काम किए हैं, वो कहते हैं ना कि आप हाथों से बांधते हैं और मुंह से खोलना पड़ता है। ठीक है। हसन साहब, ये फरमाएगा कि ये जो बात हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के हवाले से कि अब इन्हें जमहूरियत याद आ रही है, और ये राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं कि फरवरी में इंतखाबात होंगे, तो डू यू थिंक कि फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे? मतलब कि अगर PMLN ये कह रही है कि फरवरी में होंगे तो ज़रूरी हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी जैसे चाहती है कि 90 दिन में हो जाएं, लेकिन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो PMLN के मुख्तलिफ लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना जी फरवरी में हो जाएंगे, हफ्ता आगे पीछे करके। तो ये ज़रूर हो ही जाएंगे फरवरी में अगर PMLN ये चाह रही है तो? ये दिसंबर एंड में भी हो सकते हैं, जनवरी भी हो सकते हैं। देखिए डिजिटल सेंसेस हैं, डिलिमिटेशन जो है अगर करना चाहे इलेक्शन पाकिस्तान, अगर वो काम को एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर जल्दी हो सकता है काम। ऐसा नहीं है, ये तो डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन की पेस के ऊपर। जैसे वो बाकी दीगर इलेक्शन का जिस दिन इनेकाद कार्य होते हैं, बाकी तमाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को और वहाँ से टीचर्स वगैरह को, पटवारियों को, तमाम लोगों को ले आते हैं। तो डिलिमिटेशन के लिए भी अपनी मैन फोर्स बढ़ा लें और काम को एक्सपेक्ट कर लें तो पॉसिबल है। उसके खिलाफ जो अपील्स वगैरह सुननी है वो भी सुने टाइम मामलों को, और एक्सपेक्ट करके आप जनवरी में भी इलेक्शन करा दें या दिसंबर के एंड में इलेक्शन करा दें। ये तो डिपेंड करता है कि कितना एक्सपेडिशियसली ये काम कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आ गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने CM सिंध को शोकॉज नोटिस जारी किया है कि भाई क्यों आपने पार्टी डिसिप्लिन के बरखिलाफ जाकर वहाँ पर सेंसस को नोटिफाई करने के लिए वोट दिया है। अगर वो वोट ना देते तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ये सेंसस नोटिफाई हो सकते थे, क्योंकि दो तो देखिए जो बेसिकली CCI की कंपोजिशन है उसमें जो मैंडेटरी है कम से कम 2 प्रोविंसेस के CMs ने वोट देना है। तो 2 CM जो इलेक्टेड हैं वो दोनों इलेक्टेड ने वोट दे दिया, यानी कदूस साहब ने भी दे दिया था और जो CM सिंध है उन्होंने भी दे दिया, मुराद अली शाह साहब ने भी। तो अगर ये वोट ना देते, आपको देखा आप देखें CCI के अंदर ब्रेक भी करनी पड़ी थी उनको, क्योंकि कदूस बजिंजो साहब गालिबन पहुंच नहीं सके थे। तो वो ब्रेक करके फिर पहले 2 घंटे का सेशन हुआ, फिर तकरीबन एक जैसे 2 घंटे की ब्रेक की, फिर दोबारा बजिंजो साहब आए, जो कदूस साहब आए, तो फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा इजलास करके तो उनकी जो है मंजूरी ली। तो पीपल्स पार्टी ने शोकाज नोटिस तो जारी नहीं किया। उसके बाद फ़ोटो आप देखें, फ़ोटो हुई थी ग्रुप फ़ोटो, जिसमें शहरी रहमान साहिबा भी खड़ी हैं, कायरा साहब भी खड़े हैं, नवीद कमर साहब भी खड़े हुए हैं, और जो है मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के जो उनके तो क्या आपका तज्जिया क्या है? मतलब कि मिसाल के तौर पे ये जो आप कह रहे हैं कि जी CCI में उन्होंने वोट दिया और अब वो कह रहे हैं 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, तो पहले क्यों ऐसे कर रहे थे और अब ये क्यों कह रहे हैं आपके ख्याल में? जी अब सियासत कर रहे हैं। पहले उन्होंने जो है वहां पर उस टाइम अच्छे बने क्योंकि हुकूमत का हिस्सा थे, जैसे एजाज सैयद ने बड़ा राइटली है जो अभी सियासत कर रहे हैं, तो पहले क्या कर रहे थे? अब वो क्या कर रहे हैं भाई, पहले उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम जो है वो, क्योंकि उस टाइम उनको नजर नहीं आ रहा था कि चेयरमैन PTI उनके लिए थ्रेट है। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, पीपल्स पार्टी के लिए सिंध के अंदर अगर कोई पार्टी थी कराची के अंदर जो उनको टफ टाइम दे रही थी, वो चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ थे। ये मतलब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इसलिए क्योंकि जो वोट है वो तो इमरान खान साहब का था ना, बाकी तो वो फैन क्लब है, वो जिसको खड़ा करेंगे वहाँ वोट मिल जाना था। अली मादन शेख साहब भी जो आज अरेस्ट हुए हैं, ये भी जो लीडर ऑफ द ओपोजिशन बने रहे हैं, ये किसके उसके क्या उसे कहते हैं वोट्स लेकर असेंबली में गए थे? तो वो तो चेयरमैन PTI का वोट था। तो इमरान खान साहब के केसेस तो चल रहे थे, नजर आ रहा था कि ये जो तोशाखाना वाला केस है, मिस डिक्लेरेशन वाला, इसमें उनको सजा होनी है। तो उन्होंने इसको बहुत लिंगर ऑन कर लिया। जब वो बहुत लिंगर ऑन किया तो बाज़ाहिर इनको भी दिखाई दे रहा था कि जी ये भी शायद मजीद टाइम लग जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सेंसिस वगैरह की तरफ चलेगी। अब उनकी सज़ा हो गई है, तो अब वो कहते हैं जी कि सज़ा हो गई है, वो बंदा तो अंदर जा चुका है, डिस्क्वालीफाई हो चुका है, तो ठीक है अब इलेक्शन 90 दिन में करा दें। पीपल्स पार्टी तो शायद ये चाह रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जहाँ पर खड़ी थी आज भी वहीं पर खड़ी हुई है। मुस्लिम लीग नून ने अगर वोट दिया वहाँ पर जो बतौर फेडरल गवर्नमेंट, तो वो आज भी वहां पर खड़ी है, चाहे उनको इलेक्शन नजदीक हो या बाद में हो। ठीक है, मैं जरा जुबैरी साहब के पास जाऊंगा। जुबैरी साहब, जो आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, पंजाब के अंदर उनका मुकाबला होना है तो वो तो PTI से होना है। ठीक है जी, जुबैरी साहब आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, इनका जो तज्जिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पहले उनको थ्रेट नजर आ रहा था
चेयरमैन पीटीआई से, तो उन्होंने कहा जी डिलिमिटेशन की तरफ चले जाते हैं और चीफ मिनिस्टर ने उनके वोट कर दिया। इसके ऊपर भी कमेंट कर दें कि लीगली अगर दो चीफ मिनिस्टर्स जो कि रेगुलर चीफ मिनिस्टर्स नहीं हैं, इंतखाबात के ज़रिए से नहीं आए हैं, उनके बैठने से क्या सीसीआई की फॉर्मुलेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है आपकी नज़र में या नहीं है, इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन जो तज्जिया है इनका, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले उन्हें थ्रेट नज़र आ रहा था तो उन्होंने वोट कर दिया डिलिमिटेशन का, अब वो थ्रेट नहीं नज़र आ रहा क्योंकि वो जेल में है, तो वो कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। तो पॉलिटिक्स तो हर पार्टी की फिर अपनी है ना, और उसके मुताबिक वो अपने मफादात का तयन करते हैं। लेकिन कोई ये भी सोच रहा है कि ये मुल्क है, इसका एक आइन है, इसमें कोई 24-25 करोड़ अवाम है, उनका कोई राइट टू वोट है जो उन्होंने एक्सरसाइज करना है, उसकी कोई टाइमलाइन है, कोई लिमिटेशन है, एक इदारा है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो ये कहता भी है कि सेक्शन 57 के तहत उसने तारीख का तयन करना है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी उस सवाबदीद पे कोई हदूदो कयूद ही नहीं है, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर रह के ही करना है ना। तो ये अगर सियासी मफादात की बुनियाद पर फैसले होंगे तो फिर रियासत का क्या होगा? देखिए एहतशाम, इस मुल्क में आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो जब उनको एक हुकूमत को हटाना था तो वही जजेज जिन्होंने फैसला किया, आखिर वहाँ भी तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर किया, क्लियर बार लिखी है, आप जानते हैं आर्टिकल 69 में वो मौजूद है। लेकिन उन्होंने कहा कुछ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ कर रहे हैं, तो अगर उस वक्त इनको नो कॉन्फिडेंस को करा के इलेक्शन कर देते तो आज हो सकता है हम इस सिचुएशन में नहीं होते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त कहा कि जी 7 महीने से पहले डिलिमिटेशन नहीं होगी, सेंसस और ये करके उन्होंने खुद कोर्ट में आके ये बयान दिया था कि 7 महीने यानी अक्टूबर 22 से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, जब भी प्रॉब्ली सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर बात नहीं की। लेकिन देखें, जो बात आप जो कर रहे हैं, तो मैं जैसे कह रहा हूं कि जी आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, सबके अपने अपने मफादात हैं। लेकिन देखिए, जो इमरान खान साहब का फैसला था वो 4 अगस्त को आ चुका था, ठीक है सर। मीटिंग जो हुई है इसकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, वो 5 तारीख को हुई है और 7 तारीख को ये नोटिफाई हुआ सेंसस। तो ये मुझे नहीं मालूम कि ये बात सही है कि उनके सामने था या उनकी क्या पॉलिटिक्स थी वो या क्या कह रहे थे। लेकिन देखें, डीलिमिटेशन बना के, जैसे मैंने पहले भी कहा कि डीलिमिटेशन को ग्राउंड बना के आप इलेक्शन को नहीं कर सकते। यही वजह है जब सदर ने उनको बुलाया इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि आप आके मिले, लेकिन वो इतने बड़े ओहदे पे फाइज हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, उन्होंने समझा सदर मुमलिकत से मिलकर मैं स्कैंड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपसे मिलने के, मुझे आपसे, ये 2 लफ्ज इस्तेमाल किए आप लेटर में, देख लीजिए। लेकिन आप देखिए जो चीज़ उस लेटर में, उस खत में नहीं है, वो है कि आर्टिकल 224 का जिक्र ही नहीं है। आप सही फरमा रहे हैं, ठीक है जी, सदर नहीं देता तारीख, आपको तो तारीख देनी है और आपको आर्टिकल 200 और आपका सेक्शन 57 कहता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। जी सही। जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल 224 कहां गया? और आपको डेट और डेट्स देनी है तो आप दें तारीख, अभी आपको फरवरी में देनी है, नहीं, आप सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 दिन में, दैट्स वाई तारीख अगर उनको भी देनी है तो तारीख नहीं दे रहे, कहां जाएंगे लेके? देखिए पार्लियामेंट ने जो हमारे बहुत उससे ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ऐड की उस सेक्शन 57 को, उसको ताबे कर दिया। वैसे ही एक्ट ताबे होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन उसमें लिख दिया सेक्शन 57 में कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से आप बाहर नहीं जा सकते जब आप तारीख देंगे। तो अगर आपको भी तारीख देनी है, आपको 90 दिन के अंदर की तारीख। ठीक है जी, मुझे जुबैरी साहब एक ब्रेक लेना है, देखिए एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू सवालनामा। आबिद जुबैरी साहब से बात मैं कर रहा था। जुबैरी साहब, अब जो सूरत हाल है इसमें व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड आपके ख्याल में, और क्या ये सुप्रीम कोर्ट ही अब तयन करेगी इवेंचुअली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इस मामले का अब हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ही तयन करेगी? और क्या इस चीज़ का भी कोई इसकी भी कोई गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल दरामद कर देगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि अब अगर फैसला कर दी कि हमारी पटिशन इतने दिन से पेंडिंग है, अभी तक तो टेक अप नहीं हुई, क्योंकि देखिए ये जो गेम क्या हो रहा है कि इन्होंने 14 तारीख दी है, फिर 54 डेज का अंडर सेक्शन 57(2) जो है उसके अंदर जो शेड्यूल होता है इलेक्शन का वो 54 दिन का होता है, 54 डेज का। अब वो उसके बाद जब ये फरवरी की बातें कर रहे हैं आपसे कि फरवरी में इलेक्शन होगा, इशू ये है कि अगर 16 सितंबर तक आपने शेड्यूल नहीं इशू किया तो आप नवंबर में इलेक्शन नहीं करा रहे।
देखिए अगर ये फर्ज करें तहलील, ये अगर नॉर्मल कोर्स में इसको तहलील होने देते असेंबली तो 60 दिन होते, 90 दिन तो होते ही नहीं उस सिचुएशन में। तो उस वक्त तो फौरन तारीख देनी होती है और 54 डेज में आपको इलेक्शन का प्रोसेस करना था, ये आपको मालूम है ये बात। तो ये देखिए ये दो चीजें, लेकिन क्योंकि पहले हमने देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला आया किसी ने नहीं माना, तो और लेकिन मैंने जैसे पहले कहा एडीजे के फैसले पे अमल होता है, सुप्रीम कोर्ट पे अमल नहीं होता और आगे भी नहीं होगा, तो कौन इन्फोर्स कराएगा सर? पहले कोई देखिए जिस मुल्क में इन्फोर्स करने वाली पावर कोई और है सर। अवाम मेरे ख्याल से इलेक्शन के हम इंतजार करते रहे, सीसीआई में बैठ गए 2 चीफ मिनिस्टर जो इलीगल है। लोग आपका प्रोविंस पंजाब प्रोविंस और खैबर पख्तूनख्वा नॉट रिप्रेजेंटेड बाय चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वो सीसीआई में बैठ के उन्होंने वो कर दिया और वहां मेजॉरिटी से फैसला होता है। ये कहना कि 2 का होना जरूरी नहीं, मेजॉरिटी का फैसला ये लिखा है आर्टिकल 154 में। लेकिन जो इशू ये है कि वहां मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूटेड ही नहीं थी क्योंकि 2 चीफ मिनिस्टर मौजूद ही नहीं थे आईनी तौर पे। लेकिन फिर भी आप देखें वो सेंसस हो गया, वो सेंसस के ऊपर नोटिफाई भी हो गया और इलेक्शन कमीशन उस पर अमल करते हुए उसने डिलिमिटेशन 17(2) में कहा कि मैं, क्योंकि सेक्शन 22 कहता है कि 4 महीने को उनको टाइम चाहिए, वो 4 महीने को उन्होंने 14 दिसंबर दे दी। देखें जहां आपको अमल करना है हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया, अब ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उसको टेकअप करे और डिसाइड करे। अब देखें, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं करते, आपको एक्शन लेना है, आप ऑर्डर पास करें, ये ना सोचें कि क्या होगा। अगर आप मसलेतों में रह गए कि मेरे ऑर्डर कोई मानेगा ही नहीं मानेगा, तो फिर कोई किसी केस का फैसला नहीं होगा सर। ये एक और है, आप ऑर्डर करें, आप आइन के साथ करना चाहता हूं मैं जुबैरी साहब से, अगर इजाजत दें तो शाम तो जी ये सीसीआई के हवाले से जहां तक मालूमात है, मे बी आई एम रॉन्ग, वो तो आप प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, ज्यादा बेहतर आपको मालूम होगा। इसमें कम से कम 2 सीएम का हक में वोट देना और टोटल 5 जो अरकान हैं उनमें उनका जो है 8 में से 5 अरकान अगर उसमें वोट दे दें तो वो मंजूर हो जाते हैं। कोई भी चीज नोटिफाई करानी है, कोई भी चीज सीसीआई से मंजूर करानी हो तो करा सकते हैं। आप देखिए लिखा कि 4 अगर सीएम आएंगे तो चारों एक चीज के हक में वोट देंगे। हो सकता है 2 हक में वोट दे, 2 मुखालिफ वोट देते हैं, प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटेड मिनिस्टर्स हैं वो उसके हक में वोट देते तो 5 वोटों से आप उसको जो है अक्सरियत से मंजूर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये तो नहीं लिखा हुआ कि चारों के चारों, मैंने तो अगर मैं गलत हूँ काइंडली मेरी तस्दीक कर दे। नहीं, मैं ये हसन मैं ये बात नहीं कर रहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां मेजॉरिटी से फैसला होता है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन जो मेरी बात और है, मैं कहता हूं कि आप 2 चीफ मिनिस्टर्स थे ही नहीं, वो मुखालिफ होते। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, वो कहता है कि द 4 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स चीफ मिनिस्टर। मेरा कहना है कि 2 पंजाब वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन दी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही सही नहीं थी। वो बात की बात है कि किसने मेजॉरिटी थी या माइनॉरिटी, वो तो बात की बात है। ठीक है, बात ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी सही थी या नहीं, जुबैरी साहब हमने ये चैलेंज किया हुआ है। एक मैं देखता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें होती हैं कि 10 सितंबर में आएंगे, उसके बाद फिर खबर आई कि नहीं अक्टूबर नवंबर में शायद आएंगे, फिर कोई रिस्क ज़ीरो की भी बात होती रही है, फिर 16 सितंबर पे बड़ा जोर है क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन होना जा रहा है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की पोस्ट पे। ये जो एक उम्मीदों का पहाड़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कि ये जब तब्दीली होगी तो फिर पता नहीं क्या होगा, आपको क्या लगता है कि कोई तब्दीली होगी तो क्या कोई अजीब किस्म के फैसले आएंगे या आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले आएंगे? देखिए मैंने और आपने हल्फ नहीं लिया हुआ आइन के तहत। इन जजों ने और मुख्तलिफ लोगों ने, ये प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, आर्मी वाले, ये सब इन्होंने हल्फ लिया होता है कि डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सर हमारे ऊपर हमें पाबंद है आर्टिकल 5 के तहत कि हम ओबे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को, ये मुझ पे आप पे है। लेकिन इन लोगों ने हल्फ लिया हुआ है। ये चीफ जस्टिस साहब जो आएंगे, उन्होंने पहले जब वो जज बने थे उन्होंने एक हल्फ लिया था, और जितने ये चीफ जस्टिस साहब जो आने वाले भी हैं, मैं जितना जानता हूँ वो अपने आइन और कानून के हिसाब से बात कर, अगर उनके डिफरेंसेस भी हैं तो वो आइन और कानून के बात करके उनके इख्तिलाफ कर सकते, लेकिन वो किसी को आइन और कानून के खिलाफ कोई बात करेगा तो वो उसकी इजाजत देंगे, ये नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं आपकी। ठीक है, हसन योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सर बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज साहब जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं आज, उनकी फैमिली की बैशिंग की गई, उनके ऊपर तनकीद की गई, उन पर इल्ज़ाम आयद किए, और किसने किए? जो और उनके साथियों ने किए, उनके अटर्नी जनरल ने किए, फरदौस आशिक अवान साहिबा ने किए, और उस टाइम के जो लॉ मिनिस्टर थे बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब, उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किए।
बाद में कोर्ट्स ने जो है पहले फैसला दिया, जजेस ने भी उनको कहा जी खुद एहतसाबी हमने करनी है। उन्होंने अपनी जो आज वो जो चीफ जस्टिस के ओहदे पर जो है वो अपना हल्फ लेने जा रहे हैं, तो चीफ जस्टिस उस सीट के ऊपर बैठने जा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने भी बड़ी तगोदो की है, बड़ी लड़ाई की है। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको वो वक्त याद दिलाए और वो मुश्किल वक्त को याद रखते हुए हमारी और आपकी मुश्किलात को वो दूर करें और आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, आपका शुक्रिया। ज़ुबैरी साहब आपका, एजाज़ सैयद आपका बहुत शुक्रिया। बस अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में ये सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, और जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और अभी तक जो सिचुएशन है उसमें जो अफसोस की बात है वो ये है कि इस सारी सूरत हाल में अवाम बड़े परेशान है, ख़ास तौर पे वो अपने बिजली के बिलों को लेकर आजकल जिस तरह से सरापा एहतजाज हैं, और जो महंगाई की सूरत हाल है। मैं आज एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों में पाकिस्तान का अब 18वां नंबर है। तो ये चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक भी है, परेशान कुन भी है, और ये इसका कोई हल निकलना चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले सर्टनली बहरान अगर मैनेज होगा तो फिर असल इशूज़ की मैनेजमेंट होगी, ये सवाल। बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।